हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंस की जो कॉपी है उसकी आंसर शीट लेकर आए हैं। किसी स्टूडेंट का इसमें है जो कि आरटीआई के द्वारा उन्होंने अपनी कॉपी को मंगाया था और उनके कॉपी को हम रिव्यू करने वाले हैं, देखने वाले हैं किस प्रकार से मेंस में हम लिखते हैं और किस प्रकार से हमें अच्छे से लिखना चाहिए ताकि हमें पूरा नंबर प्राप्त हो सके। तो यह जो पेपर है आपका 5वां पेपर है जिनमें भारत और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था से और बात करें तो भूगोल, भारत के भूगोल और छत्तीसगढ़ के भूगोल, 3 पार्ट होते हैं 5वें नंबर पेपर में। तो पहला इसमें पार्ट जो है भारत और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था से किस प्रकार से उन्होंने लिखा था उन सभी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उनके अनुसार यह जो लिखा गया है, भारत में राष्ट्रीय आय के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत किन किन विषयों को सम्मिलित किया गया है, इनके बारे में जानकारी लिखने के लिए आया था। दोनों लैंग्वेज में दिया रहता है, आप जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इनका हिंदी मीडियम था, उन्होंने हिंदी मीडियम में लिखा है। इन्हें देखिए लिखा है कि भारत में जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान लगभग 56% है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवाएं, व्यापार, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, मनोरंजन, होटल, रेस्टोरेंट, रक्षा तथा लोक प्रशासन आदि का सेवाएं सम्मिलित रहते हैं तृतीय क्षेत्र में। बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। और इन्हें 1.5 नंबर प्राप्त हुआ है। 2 नंबर का जो रहता है इसमें 30 शब्दों में लिखने होते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने लिखा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत किन किन सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। एकदम सटीक प्रश्न है और इनका सटीक जवाब दिया गया है। तो इस प्रकार से 2 नंबर में 1.5 नंबर मिला है, काफ़ी अच्छा नंबर मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, यह जो क्वेश्चन पेपर जो है दिया गया है 2018 का है, आप इसे याद रखेंगे। और यह कॉपी को हम देख रहे हैं कि मेंस में किस प्रकार से लिखें कि हमें पूर्ण में पूर्ण अंक मिले और किस प्रकार हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। उन सभी चीज़ों को इसमें हम देखते हैं। दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में कि उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेवराइजेशन। तो इसका आंसर इन्होंने लिखा है कि भारत में उदारीकरण 1992 में अपनाया गया था और उदारीकरण से तात्पर्य उद्योग और सेवा स्थापित करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया को आसान बनाना है, जैसे कि एकल खिड़की मंजूरी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स उदारीकरण को बढ़ाता है। 2018 में भारत का रैंक जो है 77वां था। तो इस प्रकार से उन्होंने लिखा है। थोड़ा सा और भी इसे अच्छे से हम लिख सकते हैं डिटेल में कि उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। उदारीकरण के और भी जो पहलू हैं उन पहलुओं को लिखा जा सकता है। इन्होंने लिखने का प्रयत्न किया है कि इसमें जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उन प्रक्रियाओं को आसान किया जाता है, बट इसको हम और भी कुछ टॉपिक्स को लिख सकते हैं जिनमें महत्वपूर्ण रूप से हम और अच्छा आंसर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने 2 नंबर में 1 नंबर इन्हें प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, सस्ती मुद्रा नीति क्या है, यह तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था। इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है सस्ती मुद्रा नीति से तात्पर्य कम ब्याज दर पर लंबे समय के लिए ऋण की व्यवस्था। भारत में मुंबई अहमदाबाद बुलेट जो लाइन के विकास के लिए जापान जो है उनके द्वारा जो है 80 करोड़ रुपए का 0.10 से 30 वर्ष बाद ऋण दिया जाएगा। तो इस प्रकार से सस्ती मुद्रा नीति से क्या आशय है, इनका परिभाषा लिखने के लिए आया गया था या उसका आशय आप बताना है। तो सस्ती मुद्रा का तात्पर्य इन्होंने लिखा है कि कम ब्याज दर पर लंबे समय के लिए ऋण की व्यवस्था की जाती है। जैसे कि इसमें भारत में बताया गया है कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच जो बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है उसके लिए जापान ने 80,000 करोड़ रुपए का जो बहुत ही कम ब्याज दर है 0.10% पर 30 वर्षों के लिए दिया है। तो इस प्रकार से इन्होंने 2 नंबर में 1.5 नंबर इन्हें प्राप्त हुआ है, काफ़ी अच्छा अंक प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीति आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो नीति आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो नीति आयोग की जो स्थापना है योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इनमें एक उपाध्यक्ष है राजीव कुमार होते हैं तथा एक सीईओ भी होता है जिससे अमिताभ कांत भी हैं। और नीति आयोग आकांक्षी जिला योजना तथा अटल इनोवेशन मिशन चला रहा है। और इसके बारे में यह भी लिखा जा सकता है कि नीति आयोग जो है एक थिंकिंग टैंक की भांति कार्य करता है जो कि योजनाओं को क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और योजनाओं को बनाने का भी कार्य करता है। तो इस प्रकार से इन्होंने 1.5 नंबर काफ़ी अच्छा अंक प्राप्त किया है, क्योंकि 2 नंबर प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से अपने आंसर को काफ़ी अच्छे से लिखा है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि
जनगणना 2000 वर्ष के अनुसार, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जो है अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत में जो है 10 जिलों के नाम घटते क्रम में लिखिए, तो उनको 10 जिलों के घटते क्रम में लिखने के लिए आया था। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में जो 30.62% आबादी अनुसूचित जनजाति का है और उनके अनुसार यह बताया गया है कि घटते क्रम में आपको लिखना है, अर्थात सबसे बड़े जो हैं सुकमा में सबसे अधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं, उसके बाद बीजापुर है, उसके बाद नारायणपुर है, उसके बाद दंतेवाड़ा, उसके बाद कोंडागांव, उसके बाद जसपुर हैं, उसके बाद कांकेर हैं, बस्तर है, सूरजपुर है और महासमुंद हैं। ये 10 जिले हैं जो कि अनुसूचित जनजातियों के अधिकतम प्रतिशत वाले जिले हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था इनका, वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार में विधायक निधि की राशि कितने बढ़ाकर कितनी की गई है। तो वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार ने के द्वारा विधायक निधि की व्यय जो राशि है वही 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया है। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि इन्हें 2 नंबर पूर्ण में पूर्ण इनको अंक मिला हुआ है। और इसके तहत स्कूल, अस्पताल वाली गली, हैंडपंप इत्यादि के लिए भी व्यय किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मार्च 2019 में छत्तीसगढ़ के कुल घरेलू बिजली खपत पर कितने यूनिट तक बिजली बिल अदा किया गया है। तो 1 मार्च 2019 से 400 यूनिट तक बिजली खपत जो है बिजली बिल अदा कर दिया गया है। यह इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य 2008 से बिजली सरप्लस यानी जीरो पावर कट राज्य है। तो ये एक महत्वपूर्ण रूप से इन्हें मिला हुआ है और 2 में से 2 नंबर इन्हें प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से आप सटीक आंसर आप देंगे तो 2 नंबर भी प्राप्त हो सकते हैं, पूर्ण अंक में पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के आधार पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय की जानकारी देना है। इसके आधार पर हम बात कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के आधार पर अगर हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की, तो स्थूल मूल्य पर 2011-12 में 80,376 रुपये लगभग हैं और चालू मूल्य पर अगर हम बात करें तो 96,876 रुपये लगभग हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आंसर को लिखा है, टू द पॉइंट लिखा है और इन्हें 1.5 नंबर प्राप्त हुए हैं 2 नंबर में, तो काफ़ी अच्छा अंक माना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन आया है कि रेपो रेट जो रिवर्स है रेपो रेट के अंतर्गत को बताना है कि इसके अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से लाइन खींचकर और अंतर को बताया है कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेट क्या होता है। तो रेपो रेट में इन्होंने लिखा है कि बैंकों द्वारा आरबीआई से जिस दर पर अल्पकालीन ऋण प्राप्त करते हैं वह रेपो रेट कहलाता है। और इस प्रकार से इधर लिखा है रिवर्स रेट वर्ड क्या है, बैंकों द्वारा आरबीआई में अल्पकालीन मुद्रा जमा करने से जिस दर में ब्याज मिलता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। वर्तमान में 5 से 7.5% है। वर्तमान में अगर रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो 5.257% है। यह रिवर्स रेपो रेट से अधिक होता है और यह रेपो रेट से कम होता है। इस प्रकार से इन्होंने 3 नंबर के क्वेश्चन थे, इसमें 4 नंबर के क्वेश्चन थे, इसमें 3.5 नंबर इनको मिला हुआ है, आप देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बेरोजगारी दर से गणना करना है कि भारत में वर्तमान में बेरोजगारी दर कितनी है। तो उसके बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छे से लिखा है। भारत में बेरोजगारी दर की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी जो दर है 5.2% है तथा वर्तमान में यह 6% के लगभग है। बेरोजगारी दर की अगर हम बात करें तो श्रम बल माइनस कार्यबल बाई जो श्रम बल है जो इंटू में 100% होते हैं उसके अनुसार से 4 नंबर में 2 नंबर प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ के किसानों के कर्ज माफ किया गया है। तो इसमें कितने किसानों को कर्ज माफ किया गया है। तो नई सरकार द्वारा लगभग 20 लाख किसानों का जो है, तो इस प्रकार से देख पा रहे होंगे कि करंट अफेयर से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे और बहुत अच्छे से तैयारी करते चलेंगे ताकि आपको अच्छा से अंक मिल सके। और इस प्रकार से आप टू दी पॉइंट आप लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा नंबर प्राप्त हो जाता है। करोड़ रुपये अल्पकालीन ऋण है जो नवंबर 2018 के पूर्व लिए गए माफ़ किया गया है और शुरुआती दौर में यह 16 से 25 लाख किसानों का 6100 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया है। इस प्रकार की ऋण माफी योजना से किसानों की आय में वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने लिखा है। और 4 नंबर का ऐसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा और इसे डिटेल में किया जा सकता है तो 4 में 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही सखी योजना का प्रकाश डालिए। सखी योजना का जो भी चलाए जा रहे थे कार्यक्रम उनके बारे में लिखने के आया था। 2015 में रायपुर में भारत देश का पहला सखी वन स्टॉप सेंटर खोला गया था। 2017 में सभी जिलों में खोला गया और सुविधाएं हैं, पीड़ित महिलाएं यहां से FIR दर्ज करा सकती हैं और आश्रय सुविधा, मनोवैज्ञानिक सलाह की सुविधा और चिकित्सा संबंधी सुविधा और तत्काल वित्तीय सुविधा वगैरह एक साथ एक ही जो सेंटर के या एक ही तल के नीचे प्रदान किया जाता है।
तो इस प्रकार से वन स्टॉप सेंटर जो खोला गया था तो उसमें इन्होंने 2 अंक प्राप्त किया है। नेक्स्ट है देखते हैं किस प्रकार से इन्होंने लिखा है, बहुत ही काफ़ी छत्तीसगढ़ में निवासरत प्रमुख अनुसूचित जनजातियों के नाम लिखना है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण जो अनुसूचित जनजाति हैं बस्तर क्षेत्र में, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बस्तर क्षेत्र की जनजातियाँ हैं, मध्य क्षेत्र की जनजातियाँ और उत्तरी क्षेत्र की जनजातियाँ हैं। 4 में इन्होंने 3 अंक प्राप्त किया है, तो ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में 42 अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, 161 प्रकार को प्रकार की जनजाति पाई जाती है, और आबादी की दृष्टि से बात करें तो 30.62% पाए जाते हैं। बस्तर क्षेत्र की जनजातियों की अगर हम बात करें तब माड़िया हैं, महत्वपूर्ण रूप से बस्तर क्षेत्र में हलबा पाए जाते हैं, माड़िया, मुडिया, पारधी, परजा, गोंड, भतरा, कोया, बराब, कमार आदि जनजातियाँ पाई जाती हैं। मध्य क्षेत्र की अगर हम जनजाति बोले तो परजा, भारिया, धनवार और बिजवार है, बैगा है, अगरिया है, कंवर है, सौरा है। और उत्तरी क्षेत्र की अगर हम बात करें सरगुजा संभाग की तो पहाड़ी कोरबा, कोरवा, खड़िया, उरांव, बिरहोर, कोरकू, भील, मुंडा और खड़िया, खरवार है। तो इस प्रकार से इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा है, तो इन्होंने 3 नंबर प्राप्त किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह केंद्र सरकार में गैर राजस्व के स्रोत की क्या है। केंद्र सरकार ने कुल राजस्व का लगभग 50% गैर राजस्व से प्राप्त होते हैं। केंद्र सरकार के गैर का राजस्व के स्रोत निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया है, बढ़िया से बनाकर लिखा गया है। तो इस प्रकार से इन्हें 6 नंबर प्राप्त हो चुके हैं, तो काफ़ी एक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको भी अच्छे नंबर मिल सकते हैं। काफ़ी इन्होंने पॉइंट दे के लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि सरकारी उपक्रमों में से प्राप्त लाभों से इस वर्ष लगभग 60,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दी जाने वाले प्रत्येक ऋण की ब्याज भुगतान कर द्वारा रेल, डाक इत्यादि सुविधाओं से प्राप्त आय, भविष्य निधि, लोक उपक्रम कोष से उपयोग द्वारा बाह्य ऋण सरकार विश्व बैंक, IMF ऋण जैसे संस्थानों से ऋण प्राप्त करती है और दूसरे देश को दिए गए ऋण की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के प्रमुख कारणों पर चर्चा कीजिए। काफ़ी इन्होंने महत्वपूर्ण तरीके से लिखा है। 6 नंबर इन्होंने प्राप्त किया है 8 नंबर के क्वेश्चन में। सार्वजनिक व्यय से तात्पर्य है सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए इन क्षेत्रों में की जाने वाली न्याय से है, और देश के विकास को निर्धारित करने में सार्वजनिक न्याय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के लिए मुख्य कारण गरीबी उन्मूलन, सरकार की गरीबी उन्मूलन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र का अतिरिक्त व्यय करती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आयुष्मान भारत, रोजगार सृजन योजना, मनरेगा के तहत जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उन सभी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में उन्होंने व्याख्या किया है। तो इस प्रकार से आपको लिखने होते हैं आंसर को, काफ़ी अच्छे तरीके से पॉइंट में लिख सकते हैं, ताकि सार संक्षेप में अच्छे से अच्छे पॉइंट डालकर आप लिखेंगे तो अधिक से अधिक अंक आपको मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जो है प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 से, तो अगर हम छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण को काफ़ी अच्छे से आप पढ़ेंगे और बार बार रिपीटिशन करेंगे, तो इस प्रकार से आप अच्छे से लिखेंगे तो इस प्रकार से निश्चित सफलता आपको जरूर मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसानों के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की उपलब्धता की बात करेंगे। खंड हमारा देखिए, चलिए इधर आपको दिया है भारत सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को मूल्यांकन कीजिए, और छत्तीसगढ़ की ग्रामीण वित्त संस्थागत स्रोत कौन कौन से है वर्णन करना है। इस प्रकार से इन्होंने 9 नंबर प्राप्त किया है, काफ़ी अच्छा अंक है। जैसे कि आप बता सकते हैं कि सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार से क्या क्या उनकी रिपोर्ट थे, और जनसंख्या गरीबी रेखा से अंतर्गत आते थे जिसमें ग्रामीण गरीबी। इस प्रकार से आपको देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से इन्होंने फैक्ट को लिखने की कोशिश की है, और काफ़ी अच्छा इनका जो है सजावट की दृष्टि से बात करें या व्यवस्थित रूप से उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं तो काफ़ी अच्छा अंक आपको मिलने की पूरी संभावना रहती है। नेक्स्ट भारत के भूगोल से महत्वपूर्ण रूप से इन्होंने लिखने की कोशिश की है कि प्रायद्वीपीय भारत के सामान्य ढाल के विपरीत दिशा में बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है और ऐसा क्यों है। तो सामान्य ढाल के विपरीत दिशा में बहने वाली प्रमुख नदियाँ नर्मदा, ताप्ती और माही और लूनी श्रावती है, यह भ्रंश घाटी में बहती है। तो इसका बहने का प्रमुख ढाल विपरीत दिशा में बहने वाली नदियाँ हैं, और ऐसा क्यों है इसके बारे में इन्होंने डिटेल से नहीं बताया, इसलिए फिर भी इन्होंने 1.5 नंबर प्राप्त किया है, काफ़ी अच्छा अंक है। थोड़ा सा अगर इसके बारे में और डिटेल करते तो 2 नंबर अवश्य प्राप्त हो सकता था। करेवा जमाव क्या है, तो इस प्रकार क्वेश्चन काफ़ी अच्छे रहते हैं। कश्मीर में झेलम नदी द्वारा लाए गए पुराने अवसाद के जमाव को करेवा जमाव कहते हैं। यह क्षेत्र केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से आप महत्वपूर्ण रूप से डायग्राम के माध्यम से भी बता सकते हैं या नहीं भी बता सकते हैं, तो उसके बारे में डिटेल्स आप लिखेंगे तो जान जाएगा। इस प्रकार से कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। भारत में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक रही है, तो इसके बारे में महत्वपूर्ण रूप से बताया गया है कि भारत में 1911-1921 के दशक में जनसंख्या जो था वृद्धि नकारात्मक रही है। कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध में शहीद और युद्ध के कारणों
खाद्यान्नों की कमी और अकाल जैसे महत्वपूर्ण कारण थे, बट इन्होंने सटीकता के साथ आंसर को नहीं लिखा है, फिर भी 1 नंबर इन्हें प्राप्त हुआ है। काफ़ी एक महत्वपूर्ण अंक माना जा सकता है। नील क्रांति को परिभाषित करना है। नील क्रांति सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो क्रांति से संबंधित क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ते चलेंगे। नील क्रांति का संबंध मछली के उत्पादन से है और नील क्रांति के कारण भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक राष्ट्र है। इसमें अंतस्थलीय तथा समुद्री दोनों मछली उत्पादन के वर्णन किए गए, तो काफ़ी एक महत्वपूर्ण रहता है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति के विवरण के बारे में भी बताया गया है। भारत में जो है करीबन 8000 वर्ग किलोमीटर कच्छ के वनस्पति में इसका विस्तार है। तो इस प्रकार से आपको काफ़ी अच्छे से लिखेंगे तो 1.5 नंबर प्राप्त हुआ है 2 नंबर के क्वेश्चन में, तो काफ़ी अच्छा अंक मान सकते हैं। भारत में प्रकृति रबर उत्पादन का क्षेत्र कहाँ पर है, तो इसको आपने काफ़ी अच्छे से लिखने की कोशिश की, 1.5 नंबर प्राप्त हुआ है। वीडियो के आप अंत तक बने रहेंगे और लाइक शेयर भी करेंगे। शिमला और उत्तराखंड की ऊंचाई श्रेणी लगभग समान है, फिर भी शिमला जाड़े में उत्तराखंड के अपेक्षा सर्द और अपेक्षाकृत गर्म रहते हैं। शिमला की अक्षांश स्थिति लगभग 32 उत्तरी अक्षांश है और ऊटी का 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ऊटी समुद्र तट के पास है जबकि शिमला समुद्र तट से अधिक दूरी पर है। ऊटी में समुद्र का समकालीन प्रभाव, समुद्री प्रभाव अधिक रहता है जबकि शिमला में महाद्वीपीय प्रभाव अधिक रहता है। इस कारण से महत्वपूर्ण रूप से सर्द गर्म का प्रभाव पड़ता है। 2.5 नंबर प्राप्त हुआ है। 4 नंबर में काफ़ी अच्छा अंक कह सकते हैं। भारत में अधिक शिशु मृत्यु दर कौन से क्षेत्र में हो रहा है, सबसे अधिक की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है। तो इस प्रकार से इन्होंने लिखने की कोशिश की है, डायग्राम के माध्यम से उन्होंने बताने की भी कोशिश किया है। तो इस प्रकार से आपको काफ़ी अच्छे अंक मिल जाते हैं। 3 नंबर इन्होंने को प्राप्त हुआ है। भारत में पश्चिमी अपतटीय पेट्रोलियम के क्षेत्रों का उल्लेख करना है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से इन्होंने डायग्राम के माध्यम से भारत के पश्चिमी अपतटीय पेट्रोलियम क्षेत्रों के बारे में बताया है, जिनमें बॉम्बे है, कोलोन हो गया, भड़ोच है, कोयली है, अकलेश्वर है, अन्य बीकानेर, राजस्थान, कृष्णा गोदावरी के तटीय नंबर से 2 नंबर प्राप्त किया है। तो भारत के पश्चिमी महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर इंडिकेट किया है, तो पश्चिमी क्षेत्रों को आप अच्छे से लिखेंगे। भारत का उत्तरी मैदान भारत का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है। उत्तरी मैदान में लगभग 70% सिंचित है, जहाँ पर सिंचाई का मुख्य साधन नहर व तालाब है। अतः हरित क्रांति का विस्तार इसी क्षेत्र में हुआ है। तो भौगोलिक परिस्थिति इस प्रकार सहायक थी और इन्होंने डायग्राम के माध्यम से लिखने की कोशिश की है। आवश्यक भौगोलिक स्थितियाँ की बात किया गया है। प्रतीय अप्रदन, रील अप्रदन, अवननिका अप्रदन के बारे में इन्होंने बताया है। काफ़ी अच्छे तरीके से परिभाषित करना था, उनको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कंटूर बेंडिंग क्या होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने लिखने की कोशिश की है, बट 1 नंबर इन्हें प्राप्त हुआ है। थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिखा जा सकता है। भारत में वनों के प्रकार जलवायु की विवेचना करना है, 4.5 नंबर इनको मिला हुआ है। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में 24.39% क्षेत्र का है तथा वृक्ष आच्छादित है जिसका क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार से आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कटीले वन, मरुस्थलीय वन, पर्वतीय वन, काफ़ी इन्होंने डिटेल में व्यवस्था करने की बात की है। तो इस प्रकार से आप देखिए बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा अंक ऐसे प्राप्त किया जा सकता है। पर्णपाती मानसूनी वन है, कटीले वन है, मरुस्थलीय वन, अल्पाइन वनस्पति, मंगलो वन है। कुसमी घाट के ऊंचावच वर्णन है, पार्ट 3 है जो छत्तीसगढ़ के है। तो कुसमी पाट के ऊंचावच का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से देखिए विस्तार के बारे में बताया गया है। धारवाड़ सेल समूह कहाँ कहाँ मिलता है इसके बारे में बताया गया है। छत्तीसगढ़ के धारवाड़ सेल समूह कहाँ, विस्तार बता रहे हैं आपको, बालोद, कांकेर, दंतेवाड़ा। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सभी चीज़ों को आप पॉइंट कर सकते हैं और डायग्राम के माध्यम से भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में गोपद नदी का प्रवाहित कहाँ पर होती है। तो गोपद नदी से इसके बारे में कहाँ से उसका उद्गम है और कौन कौन से उनके प्रवाह क्षेत्र में आते हैं और कहाँ पर उनका संगम है, कहाँ पर वे मिलती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आप अच्छे से लिखेंगे तो ज़रूर 1.5 नंबर 2 नंबर भी मिल सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार थोड़ी सी इसमें कमी है, थोड़ी सी उन्होंने डिटेल में व्याख्या करने की कोशिश नहीं की है। छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो काली मिट्टी के क्षेत्र को आपको बताना है। छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी कन्हार में कल श्रेणी के वृष्टि क्षायज प्रदेशों में मिलती है जो कि कवर्धा में होता है। तो स्पष्ट रूप से इन्होंने लिखने की कोशिश किया है बट पूरे क्वेश्चन को पूर्ण नहीं किया, इसलिए 1 नंबर मिला है। तो आप यदि सटीक लिखते हैं तो 2 नंबर भी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो 1 नंबर इधर मिला है, 50% मार्किंग हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कोरंडम की प्रमुख विशेषताएं और उत्पादन क्षेत्र लिखे।
तो कोरंडम की क्या विशेषताएं होती हैं उनको लिखना है और इनके उत्पादन क्षेत्र को भी लिखना है। तुरतुरिया के महत्व को प्रकाश डालिए, इसमें भी आपको बलौदाबाजार जिला में स्थित है। यह वाल्मीकि आश्रम है और लव को उसका जन्म हुआ था। यह बाण अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है और पुष्ट पूर्णिमा छेरछेरा का यह मेला लगता है। तुरतुरिया के महत्व को भी बताना है, तो इसमें और कुछ महत्व को भी इनपुट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से आप अच्छा से अच्छा जितना लिखेंगे उतनी ही आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ में सीमांकन कार्यशील जनसंख्या की वृद्धि का कारण क्या है? सीमांत के अंतर्गत आप समझ रहे होंगे गरीबी से संबंधित है। कृषि क्षेत्र में रोजगार की कमी, गरीबी, अत्यधिक युवा आबादी, वृद्धियों की कमी। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। डायग्राम भी आप बना सकते हैं कि बादल खोला अभ्यारण्य की विशेषताएं लिखिए। क्या क्या विशेषताएं हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं। आबूझमाड़ की विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार से आप विशेषताएं किसी भी चीज़ के लिखने के लिए आते हैं तो विशेषताएं कैसे लिखना है, इसमें 2 नंबर इन्हें प्राप्त हुआ है, 2.5 नंबर प्राप्त हुआ है। तो उनके बारे में आपको पॉइंट देकर ऐसे आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। और मोटे अनाज के उत्पादक के क्षेत्र में आपके लिखने के लिए बताया गया है, तो इस प्रकार से आप अच्छे से लिखें। छत्तीसगढ़ में लिंग अनुपात प्रतिरूप को बताना है। सामान्य लिंग अनुपात क्या है, ग्रामीण लिंग अनुपात क्या है, शहरी लिंग अनुपात क्या है, अनुसूचित जनजाति लिंग अनुपात क्या है, अनुसूचित जाति लिंग अनुपात क्या है, बाल लिंग अनुपात क्या है। भारत में छत्तीसगढ़ का 5वां स्थान लिंग अनुपात में है। 2 नंबर प्राप्त हुआ है 4 नंबर के क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर के क्षेत्र में भंडारण को बतलाइए। चूना पत्थर के भंडारण को बताना है आपको, कहाँ कहाँ चूना पत्थर मिलते हैं। बलौदाबाजार, बिलासपुर, जांजगीर चंपा, रायगढ़, दुर्ग है। इन सभी क्षेत्रों को आप काफ़ी अच्छे से और डीपली आपको अध्ययन करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सटीक आंसर दे पाएंगे। सीमेंट उद्योग के बारे में इन्होंने लिखा है कि बलौदाबाजार जिले में स्थित सीमेंट उद्योग का वर्णन करने। सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग है यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं? सोनाडी है, हिरनी है, रामन है, खान है, श्री सीमेंट। महानदी बेसिन में सहायक नदियों के संक्षिप्त विवरण लिखिए। काफ़ी अच्छे से इन्होंने लिखा है, इस प्रकार से आप लिखेंगे ज़रूर सफलता आपको मिलेगा। – 2011 जनगणना की जन्म मृत्यु दर को बदलाना है। नरवा, गरुआ, बारी के बारे में लिखने के लिए आया था। 8 नंबर प्राप्त हुआ है इनको। तो इस प्रकार से इन्होंने लगभग 120 नंबर प्राप्त किया है 200 में अंकों में, तो एक महत्वपूर्ण है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।